Welcome back students, welcome to your physics class. Today we are going to study about the projectile motion. What is projectile motion? What is projectile? How can we drive? The formula of the path of projectile, how can we calculate the time of flight, how can we calculate the height attained, and some different थिंग्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल. हम अब ये सारी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं कि हमें कैसे कैसे प्रोजेक्टाइल पे वर्क करना है और उसकी वैल्यूज़ कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है. आई होप कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, तो हमें ख़ास तौर से जो हमारा प्रोसेस रहेगा, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा फोकस फार्मूले और उनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर होना चाहिए कि कैसे हम उस फार्मूले को यूज़ करेंगे, है ना. तो एक छोटा सा पार्ट देखते हैं प्रोजेक्टाइल, उसके बाद कुछ चीज़ों और को भी देखेंगे. सबसे पहले अगर प्रोजेक्टाइल मोशन एक कैसा मोशन है. प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन इन प्लेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मैंने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, वो ऐसे चला गया, तो जिस ऑब्जेक्ट को मैं प्रोजेक्ट करता हूं दिस ऑब्जेक्ट इज नेम्ड एज प्रोजेक्टाइल. पहली बात हमारे माइंड की, हमें एक माइंड अपने सेट करनी है कि मैंने एक पत्थर लिया, मैंने कंकड़ लिया, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को भी थ्रो कर दिया, तो जब मैंने इसको फेंका तो ये क्या हो गया, दिस इज प्रोजेक्टाइल. ठीक है, और इसका जो मोशन होगा उस मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. एक और बात माइंड में रखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा जो पाथ होता है, जो हमारा पार्टिकल पाथ को ट्रेस करता है, पाथ कुछ ऐसा होता है. ये पाथ हमारा सर्किल नहीं है, ये पाथ हमारा एलिप्स नहीं है, ये पाथ हमारा पैराबोलिक है. पैराबोलिक इक्वेशन क्या होगी अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको, लेकिन इसको समझते हैं ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक है. यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या है कि इसके मोशन को हम x और y दो एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट मीन्स जब हम किसी मोशन को दो एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम उस मोशन को बोलते हैं मोशन इन प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन, क्योंकि हम मोशन को दो डायमेंशंस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो डायमेंशन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि मोशन हमारा इन दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इस बेसिस पर चल रहा है. आप देखिए, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करता हूं तो वो ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसके साथ में उसने कुछ ना कुछ एक हाइट ट्रेवल की होती है. अगर आप गौर से देखें तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहां पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो इसने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 दिया है, बट द हाइट ट्रेवल्ड हियर इज द कैपिटल H. जो भी होगी वो मैक्सिमम हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कहेंगे सर क्या जरूरी है डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. सपोज करते हैं कि मैं किसी जगह पर ऊपर चला गया, मैंने यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, जस्ट लाइक दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. हो सकता है मैंने इस बॉडी को किसी एंगल पे ना करके इसके ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल. और हो सकता है कि मैंने यहाँ से किसी एंगल पे इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया और ये बॉडी इस टाइप से जा रही है, दिस इज अगेन अ प्रोजेक्टाइल मोशन. नॉट ओनली दिस. तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम तीनों तरीके से पढ़ेंगे, है ना. एक अभी हम एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल स्टडी करने जा रहे हैं कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारी क्या होती है, जनरल इक्वेशंस को हम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, इसके बाद हम सारी चीज़ों पे स्टडी करेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे, डोंट वरी, है ना, कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे चल रहे हैं कि हम फ्रॉम अ हाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं. और अगर हम ऐसा भी हो सकता है कि किसी हाइट पर नीचे से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब भी वो प्रोजेक्ट हमारा तब भी वो मोशन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, कोई दूसरा मोशन नहीं होगा. ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है भाई, 1 मिनट बात को समझते हैं, बात क्या कहना चाह रही है. देखिएगा, मैंने किसी O पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है. लेट अस सपोज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m. m इज व्हाट, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ मास की क्या जरूरत है. भाई अगर आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ मास, सिंपल सी बात है, तो हम पहले उसकी बात करेंगे. ठीक है, मैंने यहां पर इसे कोई ना कोई एक इनिशियल वेलोसिटी दी होगी. लेट अस सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u.
इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो वी कैन यूज द फिनोमिनन हियर। कौन सा फिनोमिनन यूज कर सकते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई एम प्रोजेक्टिंग अ पर्टिकुलर बॉडी इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज द टेंजेंट ऑफ दिस पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे जहां पर हम होंगे वहां पे हमने उसके टेंजेंट से उसकी डायरेक्शन को हम बता सकते हैं, तो हमने डायरेक्शन को इंडिकेट किया हुआ है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग जब भी हमारा कोई वेक्टर होता है, उस वेक्टर का एंगल जहां से बनता है उस एंगल की डायरेक्शन में उसका अमाउंट a cos थीटा हम यूज करते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम a sin थीटा यूज करते हैं। बात, आई होप की बात क्लियर हो रही होगी। तो u का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? u का कंपोनेंट इधर हो जाएगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में u का कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। अगर हमको कंपोनेंट्स मिल गए हैं तो हम ये पता चल गया कि द वेलोसिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द ऑब्जेक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज u cos थीटा, एंड द वेलोसिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज u sin थीटा। u नहीं मूव करा रहा है उसको, उसका कंपोनेंट u sin थीटा और उसका कंपोनेंट u cos थीटा उसे मूव करा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी वहां पर मूव कर रही है। सीधी सी बात है, उसमें हमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं कि अगर t टाइम के बाद बॉडी यहाँ पहुँच गई है, सपोज कर लेते हैं, तो इसने एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल किया है यहाँ पर, और एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो गया है। बॉडी ने एक्चुअली पाथ ये ट्रेवल किया, हमारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो ऑटोमेटिक ट्रेवल हो गए। भाई अगर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो मैं तो इस पाथ को फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरी हाइट और ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक ट्रेवल हो गई। तो एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपने आप ट्रेवल हो गया है। इस पॉइंट पर आते सपोज कर लेते हैं कि जो बॉडी की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वेलोसिटी v है और इस पर एंगल अल्फा बन रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी v cos अल्फा हो जाएगी, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी v sin अल्फा। तो इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटीज ये हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप देख रहे हैं बॉडी नीचे से यहाँ पर मूव करती है, तो ऊपर पहुंचते समय दिस इज द इट्स मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, यू कैन राइट दिस कैपिटल H, दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पर जाकर वर्टिकल उठना बंद कर दिया है इसने। जब ऊपर उठना ही बंद कर दिया तो सीधी सी बात है, बॉडी जब ऊपर उठेगी ही नहीं तो वो वेलोसिटी जीरो हो गई। तो आप कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गया। जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गया तो यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव है। कहेंगे सर ये कैसे पता चला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्टिव है, आपने कैसे कह दिया? तो भाई उसका सिंपल आंसर है कि बॉडी आगे प्रोसीड कर रही है, अब प्रोसीड नहीं कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेजेंट है। एक और बात, जब बॉडी अप जा रही है तो आप एक बात देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, जो उसे ऊपर जाने से रोक रहा है। लेकिन उसके पर जो फोर्स लग रहा है कोई इधर जाने से इधर जाने से नहीं रोक रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, हम जनरली एयर फ्रिक्शन की अगर कोई बात ना करें तो, अगर हम कोई बात नहीं करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि भाई बॉडी को ऊपर जाने से तो फोर्स रोक रहा है, लेकिन उसके हॉरिजॉन्टल मोशन को कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। जब बॉडी के हॉरिजॉन्टल मोशन को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है तो सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी कि हॉरिजॉन्टली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। इट मींस ये जो v cos अल्फा है यही हमारा u cos थीटा ही होगा, और कहीं पर भी हम चले जाएंगे इसकी वैल्यू u cos थीटा के बराबर ही मिलेगी। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम किसी भी पॉइंट पर मेजर करते हैं ये u cos थीटा ही होगा। इवन कि यहाँ टकराते समय जर्नी का जो ये है वो u cos थीटा ही होगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन। वट एवर द वेलोसिटी हियर इन दिस डायरेक्शन और व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, लेट वी सी कि ये भाई ये v डैश हो जाए, ये जो भी इसका एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका कोई कंपोनेंट आ जाए, बट u cos थीटा ऑल ओवर द मोशन सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। हमने अगर एक इस छोटे से कंपोनेंट की बात की थी कि हम x और y की बात कर रहे हैं, तो इस x और y के लिए एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में आती है कि भाई क्यों ना हम जानते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन
एक बात हमको समझ में आ गई है कि बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डायरेक्ट हम आंसर लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम डायरेक्ट लगा के हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी। तो इस डायरेक्शन में इफेक्टिव वेलोसिटी है u cos थीटा इंटू टी, और इसकी हेल्प से आप t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। t की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन u cos थीटा, यू कैन मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, तो हम बनाने क्या जा रहे हैं, अगर हम गौर से देखें तो हम इसकी एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, जो इक्वेशन इसके पूरे मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। उसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक्चुअली ट्रेजेक्ट्री क्या होती है इसको भी समझते हैं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है जो भी पार्टिकल चल रहा था, जो बॉडी चल रही थी, उसने जो पाथ ट्रेवल किया, जो भी पाथ ट्रेवल किया उस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो इसने पाथ ट्रेवल किया था उसको ट्रेजेक्ट्री का नाम दिया, t इजिकल्स टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। हम इसकी हेल्प से कोशिश करते हैं निकालने की। तो जो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं वो हम x और y की हेल्प से बनाने जा रहे हैं। देखते हैं वो इक्वेशन किस टर्म में है, कैसी है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपसे कहेगा, तो ये बात हमेशा अपने माइंड में सेट रखनी होगी कि जब भी बॉडी जिस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वहां पर आप डायरेक्टली वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। वहां पर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है और ना आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने के लिए आप वहां पर एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं फॉर वर्टिकल मोशन। तो फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए हमको जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस 1/2 gt स्क्वायर एज पर द नीड। व्हेन द बॉडी इज मूविंग अप यू कैन यूज माइनस, व्हेन द बॉडी इज मूविंग डाउन यू कैन यूज प्लस। तो जनरली द बॉडी इज मूविंग अप फ्रॉम द O, you can make A, this is highest point capital H, or this is lowest point, you can write B. The body is actually moving from O to B, but it is at A when I am examine here. So at the place of H I can write y is equals to ut. So the velocity that is responsible for the vertical motion is u sin theta. So you can use here u sin theta into t minus 1/2 जी टी स्क्वायर, राइट ना। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या आ रहा है। तो हमारी जो y की वैल्यू आ रही है वो y की वैल्यू जो भी आई है वहां पर हम t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं। तो आप कहेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 से t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दी। तो y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, है ना, इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, और टी स्क्वायर के प्लेस पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या मिलता है, यू से यू कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये मिलेगा हमें एक टेन थीटा एक्स माइनस 1/2, है ना, ये मिल गया जी। I can write like g upon u square cos square theta into x square, ये हमें इक्वेशन मिली है। अब इसी इक्वेशन के बाद हम कह देते हैं दिस इक्वेशन प्रूव्स दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इसके बेस पे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो पैराबोलिक है। तो आप लिखेंगे दिस इक्वेशन शोज दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। जो पैराबोलिक है, अब कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे कह दिया, इक्वेशन को देखा और इक्वेशन को देखते ही आपने कह दिया ये पैराबोलिक है। तो आप कैसे इसे पैराबोलिक कह सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई हम इसे पैराबोलिक कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। जब भी इक्वेशन आपकी इस फॉर्मेट में हो y² इज इक्वल्स टू 4ax या x इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, मैं यहाँ लिखता हूँ ओनली कांस्टेंट y² प्लस cy या dy प्लस e,
इस टाइप से अगर इक्वेशन बन गई है तो याद रखिएगा द इक्वेशन विच हैज़ टू वेरिएबल्स, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए, जैसे आपको मिल रहे हैं x और y, जिसमें y या x दोनों में से किसी एक की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और एक की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो एक की मैक्सिमम पावर आप देख रहे हैं यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर हो गई 2 और y की मैक्सिमम पावर क्या हो गई 1। तो आप क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन है वो x और y में इक्वेशन है, इसमें एक की मैक्सिमम पावर 2 है, दूसरे की मैक्सिमम पावर 1 है, तो दिस इज जस्ट सिमिलर ऑफ द पैराबोला, सो वी कैन से दैट द इक्वेशन shows that the path of projectile is parabolic, ये पैराबोलिक पाथ है। इसको आप देख सकते हैं आराम से, मैं सामने से हट गया हूँ, आराम से देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। इक्वेशन याद रहनी चाहिए हमें, वैसे जनरली इक्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें याद रखना है कि हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो वैल्यू दो चीज़ों से आ रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन से हमको एक इक्वेशन मिल रही है। आई होप it is clear. Okay, in the continuation let me calculate the value of the total height, range, सब कुछ कैलकुलेट पता करते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पता करते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T, है ना। मेथड दो है हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के। एक, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम निकालें, जितने टाइम में कोई बॉडी राइज करती है उतने टाइम में वो डाउन करेगी, तो हम जो भी टाइम कैलकुलेट करेंगे उसको जस्ट डबल कर देंगे। तो हमारा एक मेथड तो ये है कि t इज इक्वल्स टू हम 2t सॉल्व कर लें, और एक हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से यूज़ करें, डायरेक्टली हमारा t मिल जाएगा। तो हम दोनों मेथड से यूज़ करते हैं। पहला मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, फर्स्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, और इस फर्स्ट मेथड में हम क्या करने जा रहे हैं देखिएगा, बहुत सिंपल सा है कि भाई हम एक फॉर्मूला जानते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस जी टी। प्लस कब होगा? जब ऊपर से बॉडी नीचे की ओर गिरती है, और माइनस कब होगा? जब बॉडी नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती है। क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा है ना, माइनस जी टी हो जाएगा। इसके बेसिस पर t इज इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। ठीक है, हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमें मिल जाएगी t इज इक्वल्स टू ऑफ 2t, सो फाइनली यू हैव द आंसर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपका एक आंसर आ गया। इसमें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक मेथड बहुत प्यारा सा मेथड है कि भाई अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, हमने बॉडी को यहाँ से ट्रेवल कराया, बॉडी यहाँ आ गई, टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो फॉर्मूला ले लेंगे h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। बॉडी को सबसे पहले हम ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये 0 हो गया, ये हो गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस यू कैन राइट 1/2 जी टी स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू ऑफ u साइन थीटा इंटू टी। तो t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g, ये इसका आंसर हो गया। किसी मेथड से निकालिए, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जितनी देर ये एयर के कांटेक्ट में रहा, यहाँ से जाने से लेके यहाँ टकराने से जस्ट पहले तक जितना भी ये इसके बीच में रहा, कांटेक्ट में रहा, इसको हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट हम इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा तरीका है। अब आपसे कहता है कि भाई रेंज कैलकुलेट कीजिए। मैं सारे फार्मूलों को एक साथ में लिखता जा रहा हूँ। मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का पहला फार्मूला t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g आ गया। अभी हम रेंज का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं और फिर हाइट का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो रेंज का फार्मूला, ए रेंज इज द हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, जो भी इस बॉडी ने ट्रेवल किया, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स रेंज। सो यू कैन कैलकुलेट द रेंज r इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू कैपिटल T। क्यों?
by u cos theta. Effective velocity in the horizontal direction or capital T is the time of flight. So you can put the value u cos theta into 2u sin theta upon g. So you can see u square 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, तो u square sin 2 theta upon g is the answer of the range. अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि रेंज का मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है इसके बारे में। तो हम यहाँ पर रेंज का फार्मूला लिख लेते हैं, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज द फार्मूला ऑफ रेंज, है ना। आई होप ऑल द थिंग्स आर विजिबल टू यू, आसानी से दिख रही हैं। बस अब हमें एक मैक्सिमम हाइट का फार्मूला निकालना है, फिर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं इसी कंटिन्यूएशन में। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे, एक h कैलकुलेट करना है हमको। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल मेथड है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया और बॉडी प्रोजेक्ट होने के बाद यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ जो वर्टिकल वेलोसिटी दिया था वो क्या था, u sin थीटा था। तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। मैं ये इक्वेशंस की फॉर्म में इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया है और इक्वेशंस को अप्लाई करना आ गया है, इक्वेशंस को अप्लाई करना आ गया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो आप आसानी से काम कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इस चीज को लेके। तो हमारे पास ये आ गया 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h वुड बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमें कैपिटल H की वैल्यू भी मिल गई। अब कब ये मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। हमने h के फॉर्मूला भी यहाँ नोट कर लिया, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा h का फॉर्मूला हो गया। बाकी किसी फार्मूले की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सारे फार्मूले अब डिलीट करने जा रहा हूँ। उसके फ़ायदा ये होगा, डिलीट मतलब इरेज करने जा रहा हूँ डिलीट, है ना। तो उसका ये मुझे अभी जो फार्मूले का फ़ायदा मिलने वाला है वो ये है, केवल इतना और इतना है कि मैं अब इनमें रिलेशन, ये मैक्सिमम कब होते हैं, मिनिमम कब होते हैं, इनमें आपस में रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। जल्दी से इसको हटा देते हैं। तो हम लोग बस अब इसको मैक्सिमम और मिनिमम को पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। लोग कहते तो हैं कि कोरोना नहीं है, लेकिन जब अपनों के ऊपर आके पड़ती है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, व्हेन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कब हमारा टाइम मैक्सिमम होगा, तो अब सोचिए, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट मीन्स साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। अब 1 कहाँ हो गया, t पे 1 हो गया। t की वैल्यू आपको मिल गई 2u अपॉन g, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हम किसी बॉडी को अपने
साइड से इस टाइप से फेंके को जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे वर्टिकल फेंक दिया जाए, तो वर्टिकल फेंका जाए तो वो मैक्सिमम टाइम ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम समय तक उतनी ही वेलोसिटी से अगर हम ऐसे फेंकते हैं और उतनी वेलोसिटी से हम ऐसे फेंकते हैं तो वो ज़्यादा टाइम को ट्रेवल करेगा, ज़्यादा टाइम के लिए वो ट्रेवल करेगा इस या एयर के कांटेक्ट में रहेगा, इसका मतलब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा इस केस में। इन द सेम केस व्हेन थीटा इज 90 you can see the sin 90 is 1 again, so the h is equals to sin square theta is 1, it means sin 90 is 1 and 1 का स्क्वायर भी हमारा 1 हो जाएगा, तो u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, ठीक है ना। तो h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g हो गया, ये भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी वैल्यू है मैक्सिमम। जीरो कब हो जाएगा, साइन जीरो पे ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो यू कैन राइट एट थीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना, t इज 0 एंड h इज 0, क्योंकि जब हमने उसे हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री पर रखा है, ऐसे ही लुढ़का दिया है, तो क्या वो बॉडी ऊपर जाएगी नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट दोनों 0 हो जाएंगी। ये मिनिमम वैल्यूज हैं, ये हमारी मिनिमम वैल्यूज़ हैं, और तो हमें दूसरी वैल्यूज़ के बारे में कुछ पता नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम थीटा इज इक्वल्स टू 45 लेंगे, तब इस पे और इस पे तो एक नॉर्मल वाली बात पड़ेगी कि इस पे एंगल फेंका तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उस केस में रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने थीटा लिया तो साइन 2 इंटू 45 इज इक्वल्स टू साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। इस केस में r की वैल्यू मैक्सिमम होगी और ये वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन g। कहीं क्यों भैया, देख लीजिए गौर से, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ दिस काउंट कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, रेंज हमारी सेम हो जाएगी इफ हम एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा यूज करें। क्यों? क्योंकि रेंज का फॉर्मूला है, अभी आपको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या है रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, यही है ना, देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब अगर हमारे पास फॉर्मूला ये है, तो अगर मैं कहीं पर साइन 30 यूज करता हूं तो, है ना, 30 यूज करता हूं, यहाँ भी मैंने 30 लगाया, तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की होती है, जो cos 60 की वैल्यू है साइन 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर मैं 30 यूज करूं तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, और अगर मैं 60 यूज करूंगा तो ये वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं सेम। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग थीटा 1 इज इक्वल्स टू 30, तो r की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन 30 इज 1/2 और cos 30 इज √3/2 अपॉन जी। 2 से 2 कैंसिल, यू हैव √3 u स्क्वायर अपॉन जी। व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, r विल बी u स्क्वायर इंटू 2 इंटू, अब साइन 60 इज √3/2 और cos 60 इज 1/2 अपॉन जी। तो अगेन 2 इज कैंसिल आउट बाई 2, यू गेट u स्क्वायर √3/2g, द सेम वैल्यू यू आर हैविंग। तो अगर हमारे पास कोई भी दो एंगल ऐसे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो वहाँ पर दोनों ही केस में हमारी रेंज सेम होगी, रेंज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप लोगों को देख लीजिए, मैं इसलिए बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ कि आप लोग अच्छे से देख सकें, उसको नोट कर सकें। और इस आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और उसके बाद लाइव क्लास में लगातार मिलते रहेंगे अपने आप पे, ठीक है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अस।